नाज़रीन, तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी ट्रूस को नहीं मानते हैं, वो तुर्कों की एसडीएफ की किसी किस्म की प्रेजेंस को नहीं मानते हैं। एसडीएफ जिसके पास सीरिया की 40% टेरिटरी है, तुर्की ने कहा कि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं और हर सूरत में कुर्दों को यहां से जाना होगा। इनकी जो प्रेजेंस है उनको किस तौर पर हम कबूल नहीं करते हैं। तो बड़ी जंग का जो आगाज है वो यहां तुर्की की जानिब से, उसकी अनाउंसमेंट अब कोई अबहाम नहीं है क्या होगा, कोई दरमियानी रास्ता, कोई सेटलमेंट। एसडीएफ भी कह रही थी कि हम एक कंप्रीहेंसिव नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं और सीरिया की टेरिटरी में जारी जंग को रोका जाए और बैठकर मामलात को तय किया जाए। लेकिन टर्की कह रहा है कि यहां उनकी प्रेजेंस ही कबूल नहीं है, हमें जो कुर्द फैक्टर है वो हमें कबूल ही नहीं है, तो उनसे हम बात किस तरह की करेंगे। तो यहां एक बहुत बड़ी जंग, एसडीएफ जिसके पीछे अमेरिका इधर उधर सारे खड़े हैं, तो इधर तुर्की की उनके साथ जंग। अब यहीं पर नाज़रीन जो गैस की ग्रेड गेम है, जो पाइपलाइन की ग्रेड गेम है, वो भी यहीं पर है। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने तुर्की का अहम तरीन दौरा किया है, उर्दगान के साथ मुलाकात हुई है। बड़ी तेजी के साथ ये जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ रहा है। इस पाइपलाइन का बराह रास्त ताल्लुक है माजी के साथ, जो कुछ शाम के अंदर हुआ है। और नाज़रीन जो चीजें आगे फ्यूचर डिसाइड करने जा रही हैं, जंग का क्या बनेगा, शाम में क्या होगा, शाम का क्या मुस्तकबिल होगा, या रीजनल मामलात किस तरह चलेंगे, जियोपॉलिटिक्स, वो उसके बहुत सारी जो एक गेम है ना वो इस पाइपलाइन के गिर्द घूमती है, जिसमें यूरोप भी इन्वॉल्व है, जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है और कतर और तुर्की, मतलब सारा इनका आपस में, इराक भी डेफिनेटली इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये ग्रेटर गेम है। दूसरी तरफ इजराइल एक्सपैंड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शाम का फ्यूचर जो डिसाइड करने जा रही हैं, जो जारी बात है पूरे रीजन के ऊपर असरअंदाज होगा, एक इजरायली एक्सपेंशन है, दूसरा ये पाइपलाइन है, और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन खुलकर सामने आ रही है, वो ये है कि तुर्की अपने आप को एक हेजेमोनिक पावर के तौर पर अब सामने लेकर आ रहा है। जो कुछ शाम के अंदर नाज़रीन हुआ है और तुर्की जो मैदान जंग के अंदर कूदा है, आप इन 15 महीनों में देखें तुर्की का क्या रोल था। तुर्की मिडिल ईस्ट में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बराह रास्त तो इस तरह इन्वॉल्व नहीं था। तो तुर्की ये जो शाम के अंदर नाज़रीन इन्वॉल्व हुआ है, इसको आप एक वाकया ना समझें कि एक रिजीम को उन्होंने गिराना था, ये नहीं है। जैसे होता है ना कि पावर आप इकट्ठी करते रहते हैं, फिर आप ऐलान करते हैं कि अब हम पावरफुल होंगे। तुर्की के इकदाम को आप इस तरह से समझिए। अब तुर्की का नाज़रीन जो इकदाम है, इसकी टाइमिंग बहुत गलत है, क्योंकि एक तो इसका बराह रास्त फायदा जो है वो फिलहाल इजराइल को होने जा रहा है, और दूसरा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो एक कोल्ड वॉर है पहले जो चली ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, अब इसको ये हवा देगी। ये वाला मामला जो तुर्की अपने आप को कह रहा है कि वो अब इंचार्ज है, वो अब कंट्रोल करेगा, तो यहां पर गड़बड़ जो है वो होने जा रही है। तो ये 2-3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। उधर प्यूटन की स्टेटमेंट आई है, प्यूटन ने कहा जी हम शाम के अंदर तमाम ग्रुप्स के साथ राब्ते में हैं, और जो ये कह रहे हैं कि रशिया को कोई शिकस्त हुई है शाम में, तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रशिया को कोई शिकस्त नहीं हुई है, हमारी बेसिस वहां पर हैं, और जब तक गवर्नमेंट कहेगी वहां की, वो वहां पर रहेंगी, और हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, और तमाम ग्रुप्स के साथ हम राब्ते में हैं। और इससे पहले जो रमजान का ग्रुप है वो प्यूटन को कह चुके हैं कि एचटीएस को टेररिस्ट लिस्ट से जो वो हटाया जाए, और बहुत सारे चीचर फाइटर्स वो पूरे शाम के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर हैं। और रमजान का ग्रुप जो कि प्यूटन के सबसे ट्रस्टेड एलाय हैं, वो दमिश्क का दौरा भी मुतवक्के है उनका, और आज पुतिन कह रहे हैं कि हमारे तो राब्ते सबके साथ हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे बहुत ज्यादा। अगर इस वक्त सबसे ज्यादा कोई कम्प्लेक्स रीजन है तो वो मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में फलस्तीन इजराइल तनाज़ा, और उसमें आगे फिर ये शाम इस वक्त बहुत ज्यादा जना कम्प्लेक्स इसका मामला है, क्योंकि इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, कहीं एक दूसरे के साथ भी हैं, फिर अमेरिका है, इजराइल है, बड़ी तमाम पावर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये जो कम्प्लेक्स तरीन सूरत हाल है, सादा अल्फाज में आपके सामने रखते हैं, आगे मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, शाम का क्या होगा, और फिलिस्तीन और इजराइल जंग का क्या होगा। अब नाज़रीन सबसे पहले आगाज हम तुर्की से करते हैं। तुर्की की बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट सामने आई है, इसको आप ऐलान जंग कह सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री से सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कुर्दों के साथ उनका किसी किस्म का ट्रूस नहीं है। जो कल एक खबर जारी हुई थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, कहां से, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि तुर्की और कुर्दों के दरमियान एक ट्रूस हो गया है इस हफ्ते के आखिर तक का, और उस दरमियान बहुत सारी बातचीत चल रही है, मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है टर्की से। ये कल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की खबर थी। आज टर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हमारा तो कोई ट्रूस है ही नहीं, और अमेरिका गलत बात कर रहा है, और कुर्दों के खिलाफ हमारा कोई ट्रूस हो भी नहीं सकता, और इनकी जो प्रेजेंस है किसी किस्म की वो हमें काबिल कबूल ही नहीं है।
तो जरा देखिए, देयर इज नो सीज फायर डील बिटवीन टर्की एंड यूएस बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन नॉर्दर्न सीरिया कॉन्ट्रेरी टू अ यूएस अनाउंसमेंट ऑन द इशू। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यूएस ने अनाउंस किया, ऐसा तो इसको हम बिल्कुल मानते नहीं है। उनकी जो पोजीशन उन्होंने वाजे की है और जो ट्रूस की उन्होंने सीज फायर की बात की है, वो हम उसको नहीं कंसीडर करते हैं। ये टर्की इस वक्त कह रहा है। और टर्की बिलीव्स दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, टर्की बिलीव्स दैट द टर्किश बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी, एक तो वो पूरी तरह से इसको ऑन कर रहे हैं जो ग्रुप्स हैं, टर्किश बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी फोर्सेस विल लिबरेट एरियाज ऑक्युपाइड बाय द कुर्दिश पीकेके वाईपीजी मिलिटेंट्स इन नॉर्दर्न सीरिया। हम ये बिलीव करते हैं कि ये जो नेशनल आर्मी है, नेशनल आर्मी से मुराद तुर्की की नेशनल आर्मी नहीं, सीरिया का एक ग्रुप है, उसका नाम सीरियन नेशनल आर्मी है, जिसको तुर्की सपोर्ट करता है, कि वो एसडीएफ का, कुर्दों का ये जो सारा एरिया है, ये मतलब ले लेंगे, कब्जे के अंदर ले लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे और कुर्दों को यहां से खत्म कर देंगे। ये टर्की कह रहा है कि ऐसा हमें बिलीव है कि इतनी पावर है कि एसडीएफ जिसके बाद 40% एरिया है, कुर्दों को मुकम्मल तौर पर यहां से खत्म कर देंगे। वी विल कंटिन्यू आवर प्रिपरेशन अंटिल कुर्दिश मिलिशिया गिव अप देयर वेपन्स एंड फॉरेन फाइटर्स लीव सीरिया। जब तक ये हथियार डाल नहीं देते, हमारी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। और आपको पता है कि कुर्दिश जो है वो एक ही चीज के ऊपर के कुर्दिस्तान वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ आपको याद होगा शुरू में हमने यही कहा था कि यहां पर कोई सेटलमेंट होती नजर आ नहीं रही है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम के ऊपर हैं। तुर्की के लिए कुर्द कबूल नहीं है और कुर्दों के लिए कुर्दिस्तान से नीचे कोई चीज काबिल कबूल नहीं है। टर्की डज नॉट नेगोशिएट विद एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बिलीव दैट व्हाट वाज मेंशन्ड इन द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन अ स्लिप ऑफ टंग। वो कह रहे हैं जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, शायद उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, उनकी जुबान फिसल गई होगी, ठीक है। और हम तो इनको दहशतगर्द मानते हैं कुर्दों को इस वक्त। मतलब देखें, अमेरिका तो खुलकर कह रहा है ना कि वो कुर्दों के साथ खड़ा है, कल फ्रांस का भी स्टेटमेंट आया कि वो कुर्दों के साथ खड़ा है। तो तुर्की कह रहा है ये तो दहशतगर्द हैं, ठीक है। और जो है ना, हो सकता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से स्लिप ऑफ टंग जो है वो हो गई हो। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, यहां पर वही चीज नजर आ रही है कि तुर्की और अमेरिका आमने सामने हमें नजर आ रहे हैं। ये आपसी फटा जाए और कुर्दों को, एसडीएफ को इजराइल भी सपोर्ट करता है, इजराइल भी सपोर्ट करता है। तो ये आपसी लड़ाई अब इनकी भी यहां पर नजर आ रही है। तो ये भी बड़ा नाज़रीन कम्प्लेक्स मामला है। हर मुल्क के लिए अपने मफादात के मुताबिक दहशतगर्द होते हैं। अमेरिका के लिए कोई और दहशतगर्द है और तुर्की के लिए कोई और है, इजराइल के लिए कोई और है। और जाहिर बात है कि असल दहशतगर्द कौन है ये भी सबको पता है, जो जिसने फंड किया है दहशतगर्दी को, उसके बारे में भी सबको पता है। अच्छा, अब नाज़रीन यहां पर सूरत हाल यह है कि तुर्की क्या करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुल्कों में झगड़े होते रहते हैं, ये चलता रहता है, बॉर्डर इशूज जो है ना वो चलते रहते हैं, हर रीजन में चलते रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के ये मसाइल होते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि इस वक्त इजराइल से जंग चल रही है, तो तुर्की बाकी ग्रुप्स ये आपस में क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। कंसर्न यह है कि जो इकदाम उठाए जाएंगे, जो आपसी लड़ाइयां होंगी, उससे जो इजराइल के खिलाफ जंग चल रही है, जो कि सबकी जंग है, जो कि ह्यूमैनिटी की जंग है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये ग्रुप्स लड़ते रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के बॉर्डर इशूज, ये बहुत सारे ये होती रहती हैं। इस वक्त तो हम एक बड़ी जंग में है ना, जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की है, जो एक फलस्तीन की आज़ादी के लिए फैसला कुन जंग है। तो उसमें ये जो इकदाम अब उठाए जा रहे हैं, आपसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, इसका असर वहां पर क्या पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और चूंकि इसराइल भी सीरिया की टेरिटरी के ऊपर है और टर्की भी सीरिया की टेरिटरी के ऊपर है, तो जाहिर बात है ये चीजें आपस में लिंक कर रही हैं कि अगर टर्की और कुर्दों की जंग होगी तो इधर डेफिनेटली इंपैक्ट तो पड़ेगा, या वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इस वक्त अगर हम देखें तो इक्वेशन सिंपल है, जितना ज्यादा शाम के अंदर लड़ाई होगी इसराइल को उतना ज्यादा फायदा होगा, जितना ज्यादा क्योस होगा, जितनी ज्यादा जंग होगी, जितनी ज्यादा तुर्की की फोर्सेस आएंगी, उतना ज्यादा इसराइल को फायदा होगा। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि इसराइल को क्यों सूट करता है और इसी से उनको लेजिटिमेसी और जवाब मिलेगा कि भाई अगर तुर्की अपनी सिक्योरिटी के लिए दाखिल हो सकता है तो हम क्यों दाखिल नहीं हो सकते। हमारी भी अपनी सिक्योरिटी है, हम भी सिक्योरिटी के लिए यहां पर दाखिल हैं। और देखो, वो तो कुर्दों के खिलाफ लड़ रहा है जिसको अमेरिका दहशतगर्द नहीं कहता, तो हम तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जिनको अमेरिका दहशतगर्द कहता है, क्या ना। तो ये जितना क्योस होगा,
जितनी इंस्टेबिलिटी होगी, जितनी जंग शाम में फैलेगी, उसका फायदा अल्टीमेटली जो है वो इजराइल ही को होगा। तो टाइमिंग बैड है, ठीक है ना। इसका बराह रास्त पहला फायदा तुर्की को नहीं बल्कि इधर होने जा रहा है। वैसे मैं कहूं कि जो ये नेशनल आर्मी है, इनको कुर्दों से लड़ने के बजाय पहले अगर इजराइल की तरफ भेज देते तो फिर ज्यादा बेहतर था। क्योंकि देखें, शाम की नई गवर्नमेंट, एसडीएफ, बाकी मुल्क इस्लामिक, इनके मसले फिर भी हल हो सकते हैं, लेकिन इजराइल से कौन मनवाएगा, मुझे ये बताइए। अगर इजराइल को आप टेरिटरी देते चले जाएंगे तो आप उनको किस बात के ऊपर मनवाएंगे? टर्की चलो किसी बात के ऊपर मान जाएगा, वो प्रेशर को कबूल करेगा, कोई इस्लामिक वर्ल्ड बैठेगी, कुछ ना कुछ वो राजी हो जाएंगे, कुछ सेटलमेंट हो। इजराइल को आप किस बात के ऊपर मनवाएंगे? क्या रहम की भीख मांगेंगे, कुछ ज़ाब्तों की कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ यहां पर मैटर करे? वो तो नहीं मानेगा। तो इसलिए पहली इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इजराइल को यहां पर रोका जाता। अब नाज़रीन, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन बड़े फैक्टर हैं जो यहां पर चीजों को ड्राइव फोर्स जो होती है ना, कि कौन मामलात को चला रहा है, उससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, रीजन का मुस्तकबिल क्या होगा, पैलेस्टीनियन कॉज का जो मुस्तकबिल है वो कहां पर होगा। दो तीन बड़े फैक्टर हैं। एक इजरायली एक्सपेंशन है, इजराइल जो जो टेरिटरी लेता चला जा रहा है, आगे आगे एक्सपैंड करता चला जा रहा है। ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं बदलती चली जा रही हैं और पूरा रीजन में खलबली है कि भाई इजराइल आगे एक्सपैंड कर रहा है। अब वो अगर करता करता जॉर्डन बॉर्डर पर मजीद आगे बढ़ जाता है तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। इस तरह होता ना कि ऑन ग्राउंड भाई वो एक्सपैंड कर रहे हैं तो उनकी एक्सपेंशन इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा नाज़रीन जो फैक्टर है वो गैस का है। हमेशा मिडिल ईस्ट की जंगों में एक ऑयल, गैस, एनर्जी, ये ग्रेड गेम हमेशा से रहती है। तो यहां पर एक जो पाइपलाइन है उसकी बराह रास्त ताल्लुक है। शाम के अंदर जो जंग हुई है उसमें इस पाइपलाइन का बराह रास्त ताल्लुक है। अगर ये पाइपलाइन ना होती तो शायद ये जंग भी ना होती, ठीक है। तो इसलिए अब जिस मकसद के लिए जंग हुई है वो मकसद अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए जो बाकी काम रह गया है वो होगा। तो चीजें इसके मुताबिक आगे चलेंगी और ये वो चीज है जो हमने पिछले 15 महीनों में डिस्कस नहीं किया, इसलिए आपके लिए नई है। अमीर कतर ने नाज़रीन अहम तरीन दौरा किया है तुर्की का और स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक पाइपलाइन जिसका हमने पिछली वीडियो में तफसीली जिक्र किया था कि यूरोप एक पाइपलाइन चाहता है जो कतर से होती हुई सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, शाम और तुर्की और फिर आगे यूरोप के अंदर दाखिल होगी। ये यूरोप एक पाइपलाइन ऐसी चाहता है। टर्की एनर्जी हब एम्बिशंस हैव न्यू मोमेंटम आफ्टर असाद फॉल। पिछले रिजीम के गिरने के बाद नया मोमेंटम देखा जा रहा है इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए। स्टेबिलिटी इन सीरिया कुड अलाउ द रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डोरमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू कनेक्ट कतरी नेशनल गैस फील्ड्स विद टर्की वाया सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड सीरिया। रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डोरमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, है ना, कि रिवाइवल देखा जा सकता है। और यह दौरा इसलिए हुआ है, जो मेन प्रायोरिटी अमीर कतर वहां डिस्कस करने के लिए गए हैं वो पाइपलाइन को जो है वो डिस्कस करने के लिए गए हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें बताएगा कि मामलात किस तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पे दमिश्क के ऊपर इस वक्त इन्फ्लुएंस किसका है? कतर और तुर्की का, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो कतर और तुर्की को क्या चाहिए? एक पाइपलाइन चाहिए। बशार अल-असद के खिलाफ जंगी इसी एक टॉप प्रायोरिटी, एक बड़ी वजह यही थी बशार अल-असद को गिराने के लिए। तो 2 डेकेड्स के बाद अब उनका इन्फ्लुएंस आ गया है उस दमिश्क पर जिस पर उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। तो टॉप प्रायोरिटी वो क्या चाहते थे? पाइपलाइन चाहते थे। तो अब सबसे पहले वो क्या चीज हासिल करना चाहेंगे? पाइपलाइन हासिल करना चाहेंगे। तो अब वो चीजों को उस हिसाब से मोल्ड करेंगे कि यानी जिनका दमिश्क के ऊपर इन्फ्लुएंस है उनके अपने मफादात क्या है? एक पाइपलाइन। तो उसको हासिल करने के लिए वो इकदाम उठाए जाएंगे। तो चीजें इसके इर्द गिर्द आगे चलेंगी। और इसमें देखना नाज़रीन यह है, सऊदी अरब का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब के बगैर ये पाइपलाइन बन नहीं सकती है। सऊदी अरब से तो गुजरना ही गुजरना है। तो क्या सऊदी अरब अलाउ करेगा इस पाइपलाइन को गुजरने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सऊदी अरब को गैस से कोई मसला नहीं है क्योंकि सऊदी अरब तो ऑयल बेचता है। तो अगर पाइपलाइन जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरब की ऑयल जो सेल है वो डाउन हो जाएगी। तो सऊदी अरब, ये तो गैस जा रही है ना, तो सऊदी अरब तो ऑयल बेचता है, तो इस तरह उसको टेक्निकली मसला तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। क्योंकि तुर्की जिस तरह बढ़ रहा है वो सऊदी अरब के मफादात से टकरा रहा है, तो यहां ये मसला हो सकता है। आगे चलकर मैं वो सारा मंजरनामा भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो इसमें अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे हमें खुलकर सामने आ रहा है कि तुर्की जो है ना, उसके इकदामात को जरा दूसरे पैराए में देखने की जरूरत है, दूसरी डायमेंशन में देखने की जरूरत है। तुर्की के इकदामात भी आगे जंग किस तरह फैलेगी, आपसी इस्लामी दुनिया की जो यूनिटी है या वो जंग है, उसके हवाले से तुर्की के इकदामात
फैसला करेंगे, ठीक है, और पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ कितना सब मिलकर लड़ेंगे और कितना डिवाइड हो जाएंगे, ये तुर्की के इकदाम फैसला करेंगे। ये जो नाज़रीन पिछले 20 दिनों में आपने देखा जो कुछ शाम में और सारा रिजीम चेंज हुआ, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है कि तुर्की एक रिजीम को गिराना चाहता था और उसने गिरा दिया, दैट्स इट। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तुर्की, आपको पता है कि भाई एक बड़ी पार तो वो है, बड़ी अस्करी पार है, फिर पीछे सारी हिस्ट्री है। तो तुर्की बेसिकली अपने आप को दोबारा से एक हेजेमोनिक पावर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तुर्की ने पावर इकट्ठे करते 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 अब यूं समझिए कि इस वाकये से उन्होंने ऐलान किया है कि वी आर समथिंग और वी आर इन चार्ज नाउ, वी आर इन कंट्रोल नाउ। अब सबको हमारे नीचे चलना पड़ेगा, ये उन्होंने समझ लें इस वाकये के साथ ऐलान किया है। मैं एक स्टेटमेंट में आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आपको मजीद अंदाजा होगा। उर्दुगान की स्टेटमेंट है, टर्की कैन नॉट बी कन्फाइंड टू इट्स बॉर्डर्स, टर्की कैन नॉट बी कन्फाइंड टू इट्स बॉर्डर्स, तुर्की को इसके बॉर्डर्स तक महदूद नहीं किया जा सकता, उर्दुगान कह रहे हैं। तो आप इस बात को किस तरह समझेंगे? इससे पहले जो उर्दुगान की पिछली स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि अब रीजन की जो कुंजियां हैं, रीजन की जो चाबियां हैं, वो उनके पास हैं, वो रीजन को चलाएंगे। तो ये एक वाकया नहीं है कि बशार असद को गिरा दिया गया, ये इजहार है कि वी आर द पावर, वी आर द हेजेमोनिक पावर, अब रीजन हमारे अंडर चलेगा, हमारा इन्फ्लुएंस होगा इस पूरे रीजन के ऊपर, यहां से फिर आगे जाहिर बात है अफ्रीका तक। अब इस बयान को फिलहाल यहीं पर रखिए। इजराइल क्या बात कर रहा है? रीजन तो वही है ना जहां पर इजराइल बैठा हुआ है, मिडिल ईस्ट की बात हो रही है ना, मिडिल ईस्ट में तुर्की भी बैठा हुआ है, इजराइल भी बैठा हुआ है। तो तुर्की कह रहा है कि रीजन हमारे मुताबिक चलेगा। इजराइल क्या कह रहा है? इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर का बयान देखिए, अभी रिसेंटली उन्होंने बयान दिया था, द फ्यूचर ऑफ यरूशलेम इज टू एक्सपैंड टू दमास्कस। यरूशलेम का फ्यूचर क्या है कि अब ये दमिश्क तक फैलेगा, यरूशलेम की जो हुकूमत है वो दमिश्क तक होगी, ठीक है। दूसरा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर stated very clearly that Gaza war means for Tel Aviv controls of the region। इजरायली नेतन्याहू ये कह रहा है कि गाजा वॉर का मतलब यह है कि हम पूरे रीजन को कंट्रोल करेंगे। और इजराइल के हवाले से तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वो तो कंट्रोल चाहते हैं पूरे रीजन का, वो तो खुलकर ये कह भी रहे हैं कि हम तो न्यू मिडिल ईस्ट जो है वो बनाना चाहते हैं। तो अब इधर से तुर्की कह रहा है कि वी आर इन चार्ज नाउ, इजराइल यहां पर है, और दूसरे दो जो फैक्टर है वो ईरान और सऊदी अरब फिर कहां पर हैं, ठीक है। अब यहां पर बुनियादी फर्क नाज़रीन क्या है? बुनियादी फर्क नाज़रीन यह है कि ईरान था साथ एक्स ऑफ रेजिस्टेंस, उन्होंने एक भरपूर जंग लड़ी और अभी भी लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ, यानी ईरान का इन्फ्लुएंस है, एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस है पूरे रीजन के ऊपर, यह बहुत हद तक है। तो उन्होंने इस इन्फ्लुएंस को किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है? टॉप प्रायोरिटी उनकी क्या थी कि वो लड़े हैं इजराइल के खिलाफ, ये सबको नजर भी आया है, और एक भरपूर जंग यहां पर लड़ी गई, अभी भी लड़ी जा रही है। अभी वो ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी यमन ने आज ही हमला इजराइल के ऊपर किया है, तो यमन भी तो एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। तो ईरान अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा था इजराइल से लड़ने के लिए, लेकिन यहां तुर्की की जो प्रायोरिटी है वो इजराइल से लड़ना नहीं है, वो बस अपनी हेजेमनी कायम करना है। आपने कभी ऐसा देखा कि मिसाल के तौर शाम में ईरान बैठा हुआ है और इधर से इजराइल घुसा हुआ है शाम में और कब्जे से कब्जा करता चला जा रहा है और उसको रोकने के लिए भी कोई नहीं है? एक होता है जंग हार जाना, एक होता है कि लड़ने के लिए ना जाना, ये तो दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। तो कभी आपने देखा कि ईरान कहीं पर हो और इजराइल इस तरह घुस जाए और पूरा कब्जा करता चला जाए? तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहां तुर्की इजराइल को क्या कह रहा है कि कुर्दों की तरफ ना आओ, वहां ठीक है जो करना है करो, लेकिन कुर्दों की तरफ नहीं आना। तो बुनियादी फर्क जो है कि तुर्की की जो प्रायोरिटी इस वक्त नजर आ रही है और जिस तरफ वो मामलात लेकर चल रहा है, या जो उसके एक्शंस हैं बराह रास्त इजराइल को फायदा दे रहे हैं, और उसकी प्रायोरिटी फिलहाल पैलेस्टीनियन कॉज नहीं है और वो बस अपनी एक हेजेमनी चाहता है। तो इसलिए तुर्की के ये इकदामात मजीद खराबी पैदा करेंगे। देखिए, आम जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की आगे आए या सऊदी अरब आगे आए या ईरान आगे, कौन आगे, इससे आम जो मुसलमान हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो एक इस्लामी दुनिया का उरूज चाहिए, फलस्तीन की आज़ादी चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए, एक आज़ादी चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन लीडर होगा। लेकिन यहां जो तुर्की इकदामात उठा रहा है उसकी टाइमिंग गलत है, उससे वो हेजेमोनिक फिलहाल तो उस तरह ना तो होगा, बल्कि ये जो सारा टाइम 6 महीने साल ये आपसी झगड़े चलते रहेंगे उसका ज्यादा फायदा इजराइल ही उठाएगा कि सऊदी अरब को भी फिर कुछ ना कुछ इकदामात आगे उठाना पड़ेंगे, ईरान को भी कुछ ना कुछ उठाना पड़ेंगे इकदामात। तो वो जो मैं सऊदी अरब का कह रहा था ना कि वो राजी होगा पाइपलाइन के ऊपर या नहीं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्की कह रहा है कि भाई हम रीजन को चलाएंगे,
तो सऊदी अरब भी सोचेगा ना कि अच्छा ये रीजन को चलाएंगे तो फिर हम यहां से पाइपलाइन नहीं गुजरने देंगे, तो फिर वो कह सकते हैं ना। लेकिन अगर वो कहे कि भाई हम सब के साथ ताल्लुकात रखेंगे और ट्रेड और आगे और पीछे कोई हेजेमोनिक बात ना करे कि हमारी हेजेमनी होगी, हमारे कंट्रोल में सब होंगे, तो शायद फिर सऊदी अरब दूसरे तरीके से सोचे या बाकी मुल्क दूसरे तरीके से सोचे। जब देखें, जब इजराइल से लड़ाई हो रही है ना तो सब इजराइल से लड़ रहे हैं, लेकिन जब दरमियान में से कोई उठ खड़ा हो कि नहीं तुम सारे मेरे नीचे होगे, तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ये जो हेजेमोनिक मामला है ना, और इसका इस वक्त इंप्लीमेंट करना, इसीलिए इसको बैड टाइमिंग कहा जा रहा है। इसलिए इसका इजराइल जो है वो फिलहाल भरपूर फायदा उठा रहा है। और इस्लामी दुनिया में ज्यादा अब खतरात है कि इख्तलाफात मजीद बढ़ सकते हैं। तुर्की मजीद जितने भी इकदाम इस वक्त उठाएगा। अगर उसको नाज़रीन कोई हेजेमोनिक पावर बनना है तो ठीक है बने, लेकिन उसका रास्ता कहां से निकलेगा? उसका रास्ता यह निकलेगा कि सबसे पहले वो इजराइल को कन्फ्रंट करे, फिलिस्तीन की आजादी के लिए प्रैक्टिकल इकदाम उठाए, और पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो तुर्की के झंडे तले इकट्ठी हो जाएगी। ये मुसलमानों की एक तारीख है। जो भी फलस्तीन के लिए आया है फ्रंट फुट के ऊपर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसके झंडे तले इकट्ठी हो गई है। तो तुर्की भी फलस्तीनी कॉज के लिए आगे बढ़े, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसके झंडे तले इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देखिए जब ईरान लड़ रहा था तो सऊदी अरब मतलब सब ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं, और सऊदी अरब वक्त के साथ ज्यादा इररेलेवेंट जैसे होता चला जा रहा था। फिर अचानक से उसने मुलाकातें और फलस्तीनी सदर को बुलाया और आगे पीछे फिर उस ज्यादा एक्टिव हुआ। तो जो फलस्तीन के साथ नहीं होता वो फिर इररेलेवेंट पीछे होना शुरू हो जाता है। जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो किसके साथ खड़ी होती है? उसके साथ जो फलस्तीन के साथ खड़ा होता है। तो रास्ता वहां है। रास्ता ये नहीं है कि आप इजराइल से डील करें और अपनी दुनिया को, आप देखें ना मिडिल ईस्ट है ना, एक इजराइल है, बाकी तो सारे मुस्लिम मुल्क हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में आप हेजेमनी कायम करेंगे, तो आपको फिर इजराइल तो एक मुल्क है ना, बाकी तो सारे मुस्लिम हैं, उनको पहले फतह करने की आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे बात कैसे बनेगी? और उस क्रूशियल टाइम में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब नाज़रीन आगे चलें तो प्यूटन की स्टेटमेंट जारी हुई है और प्यूटन ने कहा है कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रशिया की कोई हार हुई है सीरिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे राब्ते हैं, तमाम ग्रुप्स के साथ हमारे राब्ते हैं। और देखिए बुनियादी फर्क क्या है रशिया और अमेरिका में। रशिया शाम में आया था, शाम की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, और वो 1971 से उसकी एक पोर्ट वहां पर है। और अभी जब वो रिसेंटली आए थे तो भी शाम की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर आए थे, लेकिन अमेरिका किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं आया, बल्कि वो एक ऑक्यूपेशन वो कर रहा है, वो तो कब्जा करके बैठा हुआ है ना। रशिया और अमेरिका में ये बुनियादी फर्क है, एक गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर आया हुआ है और एक कब्जा कर रहा है, वहां से तेल निकाल रहा है। तो रशिया ने कहा रशिया हैज नॉट बीन डिफीटेड इन सीरिया, प्यूटन का बयान है। प्रैक्टिकली ऑल नेटो कंट्रीज आर फाइटिंग अगेंस्ट रशिया, वी हैव रीच्ड आउट गोल्स इन सीरिया, हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। And we have relations with all groups in Syria, or we have to think if we will retain our military bases in Syria, हमारे सबके साथ ताल्लुकात है और अभी हम देखेंगे कि हमने बेसिस रखनी है या नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फैसला हमने करना है। तो ये प्यूटन की स्टेटमेंट जो है वो शाम के हवाले से इस वक्त आई है। तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।